टूटा जो एक ख्वाब मुकद्दर से डर गए, वो पानी के बूंद थे जो समंदर से डर गए। टूटा जो एक ख्वाब मुकद्दर से डर गए, वो पानी के बूंद थे जो समंदर से डर गए। हम वो नहीं हैं तेरी गलियों के लोग थे, जो जहर से बुझे हुए खंजर से डर गए। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फोटोन के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वर्क, पावर और एनर्जी। एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की, लेकिन वर्क पढ़ने से जस्ट पहले हम आपसे ये कहने वाले हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियोस को तो लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन दबाओगे तो ही तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, क्योंकि अगली बार हम पढ़ाने वाले हैं एस ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल। जो बच्चे केमिस्ट्री चाहते हैं वो प्लीज कमेंट करके बताओ तो सही यार कि कौन सा टॉपिक चाहिए। तुम लोग तो ऐसे बकलोलों की तरह वीडियो देख करके उसके बाद स्किप करके निकल लेते हो। इससे कम से कम कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, और सबसे पहले वीडियोस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको भी बताओ। मैं इतना ज्यादा चिल्ला के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बाहर की आवाजें इस वीडियो में ना आए। समझ में आ रही बात है, क्योंकि माइक की दिक्कत है। अच्छा, हमको जानना है यार कि वर्क क्या है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमारे पास वर्क होता है तब हम वर्क कर पाते हैं। हम केवल उतना ही लेवल पढ़ाएंगे जितना कि एमएनएस में पूछा जाता है, और वर्क का तो बहुत भयंकर लेवल है, जेईई में तो बहुत हाई लेवल तक पूछा जाता है। लेकिन अपने को सिर्फ उतना पढ़ना जितना एमएनएस और सीडीएस में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 2-3 बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर वर्क, पावर, एनर्जी बढ़ा दीजिए, इसलिए हम पढ़ाने, नहीं तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने वाले थे। तो इसको पहले पढ़ के फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाता है, ऐसे अगर, और उसमें डिस्प्लेसमेंट किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया और उसमें हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कहते हैं वर्क। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि इसके ऊपर लगाया गया फोर्स है F, ये एक ब्लॉक है जिस पर फोर्स लगाया गया है F, और जब उस ब्लॉक पे हम ऐसे धक्का देकर के फोर्स लगाएंगे ना, ऐसे धक्का देकर के फोर्स लगाएंगे उस ब्लॉक पे, तो ये जो ब्लॉक है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होकर के कुछ दूर पे आएगा। ऐसे करके हमने फोर्स लगाया, दूर पे गया, तो वो जो एनर्जी हमने वेस्ट करी, वो जो एनर्जी हमने खर्च करा, जो एनर्जी लूज हुआ, उसी को कहते हैं क्या, वर्क। इसीलिए कहा गया है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही बातें? which is obtained by the scalar product of force and displacement। मतलब वर्क डन को अगर हम, वर्क इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। वर्क इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, मतलब कि जो एनर्जी खर्च हुई है उसी का मेजरमेंट है। हमने जब वर्क किया तो जो एनर्जी खर्च हुई है उसी का क्या है, मेजरमेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द स्केलर प्रोडक्ट। तो W इक्वल्स टू F डॉट S, वेक्टर F डॉट S स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो प्रोडक्ट है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, और दोनों का जब स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब जो वर्क है वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क जो है बेटा वो कैसा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात ये है कि वर्क का जो SI यूनिट है वो तो जूल होता ही है, लेकिन यहां से देखो ये होगा न्यूटन मीटर। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, वर्क का जो SI यूनिट है वो क्या बेटा, न्यूटन मीटर है, और इसी को हमने और दूसरा क्या नाम दिया है, इसी को नाम दिया है जूल। अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या हो सकता है, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर t पे पावर -2। ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। निकालना कैसे है वो आपको पता होगा, ml t पे पावर -2 में m का मल्टीप्लाई कर दो। उसका दूसरी बात ये है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वर्क है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो होगा उसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्क कब पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर बात करेंगे वर्क कब नेगेटिव होगा, उसके बारे में बात करेंगे वर्क कब जीरो होगा। वर्क जीरो कब होगा उसके बारे में बहुत कायदे से बात करने वाले, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाक से बात करिए इधर। तो W इक्वल्स टू आपने सीखा कि बेटा F डॉट S होता है, इसका मतलब W इक्वल्स टू होता है FS cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला होता है FS cos थीटा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो cos थीटा होता है ना, cos थीटा ये है 0 से 90 डिग्री, और यह 90 से 180 डिग्री,
और यह 180 से 270 डिग्री और यह 270 से 360 डिग्री। यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। cos थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे होता है पॉजिटिव। तो हमको बस ये दोनों चीजें जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, मतलब 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है और 90 से 180 के बीच में cos थीटा होता है नेगेटिव। बस इतना जानना है। तो याद रखना सबसे पहले, अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, तो क्योंकि cos थीटा जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान में रखना। और दूसरी बात ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री की, cos थीटा की वैल्यू होता है नेगेटिव, इसलिए जो वर्क डन आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है यार, वर्क डन नेगेटिव इसलिए होगा ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होने वाले नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इसी के आधार पर तो वर्क का साइन डिसाइड होगा। इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू आके मल्टीप्लाई हो रही है तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो 90 से 180 डिग्री के बीच में वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको फटाक से लिख लो, नए रंगों की चाहत तितलियों को मार जाती है, कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत हार जाती है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं, इसको हम मिटाने वाले हैं। वीडियो को पॉज करो और लो एक फटाक से स्क्रीनशॉट, क्योंकि अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिटा रहा हूं मैं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूं, चाहे कोई कितना भी हाथ जोड़े पांव पकड़े, फटाक से मिटाता हूं। तो ये हो गया इतना। अच्छा, अब बात आती है कि यार वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क जीरो कब होगा। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स और फोर्स की वजह से हुआ डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से हमारी हुई एनर्जी लॉस, और जो एनर्जी लॉस हुई है वही गई है किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। लेकिन वर्क पॉजिटिव समझ में आ गया, वर्क नेगेटिव समझ में आ गया। अभी बहुत सारी चीजों की तरह वर्क डन भी सीखना है हमको, लेकिन कब होगा वर्क जीरो, इस बारे में बात करने वाले हैं। और एक बात और, बहुत दिन से वीडियो नहीं आती, इस बात से बिल्कुल नाराज होना, बहुत सारी परेशानियां होती है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना बेटा कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आई, थोड़ी सी तबीयत में भी दिक्कत थी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, बस इतना समझना। बाकी इस बात को ध्यान में रखना कि जिस दिन एमएनएस का एग्जाम पता चल जाएगा कि इस तारीख को, तो चाहे रात दिन लग करके वीडियो बनाना हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे उसी दिन अपना नाम बदलेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। तो फटाक से आते हैं कि वर्क डन जीरो कब होगा। तो वर्क डन जीरो कब होता है भैया, इस बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 है, तीसरा वाला पॉइंट हमने लिखा नहीं। अगर तीसरे वाले पॉइंट की बात करें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगा 0, जिसकी वजह से वर्क डन हो जाएगा 0। इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अभी इसको बहुत कायदे समझते हैं कि वर्क डन 0 कब हो सकता है। तो वर्क डन 0 कब होगा। पहले तो वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा, आपने ये समझा, Fs cos थीटा वर्क का फॉर्मूला। और आप चाहते हो कि वर्क डन 0 हो जाए, तो कब 0 होगा, सबसे पहले 0 तब होगा जब हो जाए फोर्स 0। मतलब कि आपने ये ब्लॉक है और ब्लॉक पे ऐसे तो किया आपने, फोर्स ही नहीं लगा। जब फोर्स नहीं लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा, फोर्स ही नहीं लगाओगे तो खर्चा कहां से होगा, एनर्जी ही नहीं खर्च हुआ तो वर्क कहां से हुआ। किसने कहा भैया गाड़ी जो है वो गड्ढे में फंस गई, तुम गए ऐसे टच करके रह गए, फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो कहां से वर्क होगा। पढ़ने बैठे हो ऐसे करके बैठे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो तो खर्चा कैसे होगा एनर्जी, समझ पा रहे हो। लगातार सो रहे हो, एनर्जी कम लॉस हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी बचा रहे हो, मोटे होते चले जाओगे, पेट निकलता चला जाएगा, कप प्लेट इसी पे रख के चाय पी सकते हो, समझ में आ रही बात। तो फोर्स 0 होगा तो भी वर्क डन 0 होगा। दूसरी बात यह है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब समझते हो, जैसे ये दीवार है, अब इस दीवार को हम धक्का लगा के खिसकाने की कोशिश करें, भाई फोर्स क्या लगाए, फोर्स क्या हम नहीं लगा रहे, हम फोर्स लगा तो रहे हैं, हमको भयंकर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे धक्का लगा रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट लगा करके इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स में इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। फिजिक्स में वर्क डन क्या होगा, 0। मतलब यहां भी वर्क डन 0 और यहां भी वर्क डन 0, चाहे फोर्स 0 हो चाहे डिस्प्लेसमेंट 0। मेरी बात ध्यान सुनना, एक्चुअली में थक जाते हो, तुमने भी देखा होगा कि अगर हम किसी दीवार को लगातार धक्का लगाएं, मतलब कोई दीवार है उसको लगातार धक्का लगा रहे हैं, जमीन है उसको लगातार धक्का लगा रहे हैं, तो यार हम कुछ देर में थक जाते हैं। इसका मतलब हम वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में वर्क डन नहीं है। एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारी मसल्स में होता है, समझ पा रहे हो बात को। इसलिए वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि प्यास लग गई, 1 मिनट।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तीसरी बात आती है कि जब थीटा 90 डिग्री हो या cos 90 की वैल्यू कितना हो, जीरो हो, तो भी वर्क डन होगा जीरो। समझ में आई बातें? तो इसको लिख लो। अब हम बताते हैं कि कब cos 90 डिग्री होता है और कब होता है वर्क डन जीरो। तो इसको मैं मिटा रहा हूं फटाफट मिटा रहे हैं इसको, या फटाफट मिटा रहे हैं इसको। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, अभी तो देखो ये तो हो गया जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कि ये पुली वाला है, जब पुली जो है यार, ये क्या होगा, ये पुली वाला समझो कि भाई पुली जो है वो रेलवे स्टेशन पे चल रहा है, तो पुली जो है वो सामान रख करके रेलवे स्टेशन पे चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब पुली चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, और पुली जो फोर्स लगाया हुआ है वो ऊपर की तरफ लगाया है। एक तो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया होगा, एक ये भार लिया। जैसे मान लो कि भैया हम ये ऐसे हैं, हम कुली हैं, तो कुली है तो हम ऐसे ही तो चलेंगे। तो इसका मतलब ये जो सामान है, ये वेट है, ये लगेगा नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे, लेकिन हम फोर्स किधर लगाए, हम तो फोर्स लगाए हैं ऊपर की तरफ ना, ऐसे लेके चल रहे हैं तो हम फोर्स लगाए हैं ऊपर की तरफ। तो कुली ने जो फोर्स लगाया वो लगाया है ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाया वो लगाया नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऐसे उठा करके ऐसे चल रहे हो ना, तो इसका मतलब 90 डिग्री पे चल रहे हो, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। चाहे mg के बीच का ले लो, चाहे इसका फोर्स और ये वाला फोर्स। देखो कुली का डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स ऐसे, तो भी 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जीरो हो जाएगा, और वर्क डन बाय कुली भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनने में, समझ गए कि नहीं बात को बेटा? तो ये ऐसे टाइप में वर्क डन होता है जीरो। दूसरा एक एग्जांपल देख लो। दूसरा एक एग्जांपल क्या देखोगे? दूसरा एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, जैसे मान लो किसी सर्कुलर पाथ पे आप चल रहे हो, यह सेंटर और यह सर्कुलर पाथ, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर दो टाइप का फोर्स लगता है। दो फोर्स लगता है, एक लगता है टेंजेंशियल फोर्स और एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक लगता है टेंजेंशियल फोर्स, एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात ध्यान सुनना। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें टेंजेंशियल फोर्स के दौरान वर्क डन कब जीरो होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स के दौरान वर्क डन कब जीरो होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो तुम चल रहे हो ऐसे ना, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ है और तुम्हारा फोर्स सेंटर की तरफ है, तो तुम्हारा फोर्स और उसके बीच का एंगल लगातार कितना है, 90 डिग्री है। तो इस स्थिति में अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों के बीच का एंगल थीटा वो कितना है, 90 डिग्री है। अब अगर कोई पूछे तुमसे कि वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, अगर वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स जीरो बता रहा है, इसका मतलब वो किसके लिए बता रहा होगा, अब वो टेंजेंशियल फोर्स जो है वो बेटा इधर होता है, मतलब टेंजेंट की तरफ होता है। तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो कब होगा, तब होगा जब उसने एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा तभी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा वर्क डन कब जीरो होगा, जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, जीरो। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगहों पे वर्क डन जीरो होता है, फोर्स जीरो होता है। तो इसको कोई भी चीज है अगर टेंजेंशियली चल रहा है, अगर कोई भी गाड़ी है धरती पे चल रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन तो ऑलवेज जीरो माना ही जाता है। एक्चुअली में कोई पॉजिटिव वर्क कर रहा होता तो कोई नेगेटिव वर्क कर रहा था तो टोटल वर्क डन होता है जीरो, लेकिन फिजिक्स में केवल, और डेली लाइफ में तो वर्क करना ही पड़ता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुली ने तुम्हारा सामान जो उठा करके कहीं प्लेटफॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखा और तुमने कहा भैया ये देखिए आपका थीटा जो 90 डिग्री था और आपने तो वर्क डन जीरो किया, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, फिर वहीं जुतियाए जाओगे। समझ में आई बात? इसलिए पैसा दे के आना। और वर्क डन जीरो होता केवल फिजिक्स में, डेली लाइफ में फिजिक्स वर्क डन जीरो नहीं होता। समझ में आ रही बेटा? तो इसको फटाक से लिख लो। उसके बाद हम एक चीज और टॉपिक आपको पढ़ा दें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आप जानोगे, कैसे आप समझोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यार ग्रेविटी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हालांकि इसके पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो ज्यादा मजा आता, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर ले जाने वाली बात करें। देखो, जब भी किसी मास को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो लगाएंगे एक एक्सटर्नल फोर्स,
मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे इसको ऊपर लेके जाना है तो इसकी ग्रेविटी लगेगी हमेशा नीचे, और हम इस पर लेके जाएंगे किधर, ऊपर की तरफ। इस पर जो फोर्स अगर बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कैसे होगा, इस पर फोर्स किधर लगाएंगे, ऊपर, और कितना, इसके भार के बराबर फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों देखना है। अगर आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। और ये एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब जो आपने लगा रखा है, एक्सटर्नल फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, इसको हम mg से शो कर रहे हैं। mg है नीचे की तरफ, और एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रखा किधर, ऊपर की तरफ, इसको हम लिख देते हैं F एक्सटर्नल। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वर्क डन की बात कर रहे हैं ना, तो वर्क डन की बात ये करना है, देखो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और एक्सटर्नल फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या है, 0। इसका तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स mg के बराबर होगा, इस बात को ध्यान में रखना, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन चाहे जब निकाला जाए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका जितना भार होगा उतना ही फोर्स तुम लगाओगे, तभी वो तुम्हारे हाथ पे बैलेंस हुआ पड़ा है। अगर ये ऐसे रुका हुआ है या धीरे धीरे ऊपर या नीचे लेकर जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही उसके वेट के बराबर ही फोर्स आपने लगाया हुआ है, तभी ये रुका हुआ, नहीं तो रुकेगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। तो जाहिर सी बात है वर्क डन क्या होगा, सबसे पहले तो पॉजिटिव होगा, और वर्क होगा कितना, वर्क होगा F इंटू S इंटू cos 180, क्योंकि सॉरी cos 0 वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के बारे में वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है mg के बराबर, तो ये हो जाएगा mg। और अगर इसको कितने हाइट तक लेकर जा रहे हो, अगर इसको मान लो लेकर जा रहे हो h हाइट तक, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h। और cos 0 की वैल्यू कितना है, अभी तो cos 0 की वैल्यू कितना है भाई, दोनों के बीच का एंगल, एक्सटर्नल फोर्स और इसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स भी ऊपर, तो cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1। तो बताओ वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया प्लस का mgh। और अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यहां पे ऊपर ले जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर, और ऊपर की तरफ। भाई हम इसको लेकर जा रहे हैं, अगर इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो तो ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी कर क्या रही है, विरोध कर रही है, अपोज कर रही है, यानी ग्रेविटी नहीं चाहती कि उस चीज को ऊपर लेकर जाओ। इसका तो ग्रेविटी कैसा वर्क डन करेगी, नेगेटिव वर्क डन करेगी। और वैसे भी आप सोचो यार, वैसे भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो इस बात को कि यार ग्रेविटी है ऊपर की तरफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ और ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो वर्क डन हो जाएगा F S cos 180 डिग्री। F की वैल्यू mg और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू h, इसका वैल्यू -1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा -mg। तो इस बात को ध्यान में रखना, जब किसी चीज को ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो प्लस mgh वर्क करेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो माइनस mgh वर्क करेगा। फटाक से इसको लिख लीजिए, 2 मिनट का एक और चीज बचा हुआ है। जब हम ऊपर, ये तो तब था जब अपवार्ड लेकर जा रहे थे, अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट में ये था, अपवार्ड मोशन में ये था। अपवार्ड मोशन में एक्सटर्नल फोर्स ऊपर था और ग्रेविटी नीचे था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ था। तो देख लो यहाँ पे थीटा 0 था और यहाँ पे थीटा 180 था, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। अब आता है डाउनवर्ड, मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। डाउनवर्ड कैसे काम करेंगे, देखो डाउनवर्ड में क्या क्या कैसे होगा। डाउनवर्ड मोशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले तो mg तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, और इसको h हाइट नीचे लेके आना है, h हाइट नीचे लेकर आना है, यहाँ जमीन पर रखना। तो एक बात बताओ, पहले एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा। आपके दिमाग में लग रहा होगा कि जब हम किसी चीज को नीचे लेकर आते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम किसी चीज को नीचे लेकर आते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स नीचे होता है, कभी नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना। आप खुद सोचो यार कि अगर किसी चीज को ऐसे रखे हुए हो और इसका फोर्स हो ऊपर, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स आप किधर लगाओगे, अगर नीचे की तरफ लगाओ तो धड़ाक से नीचे वैसे ही चला जाएगा। आप खुद सोचो कि जिस जमीन पर आप खड़े हो या लिफ्ट में आप खड़े हो, लिफ्ट आपको धीरे धीरे नीचे लेकर जा रहा है, तो क्या आप पर फोर्स लगा रहा है? अगर आप पर फोर्स लगा धड़ाक से नीचे गिर पड़ोगे। आपके फोर्स, आपके वेट को वो बैलेंस करके रखता है, मतलब जितना वेट आपका है ना उतना ही फोर्स, नॉर्मल फोर्स को ऊपर रखता है, जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड रहते हो। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स किधर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट लो इसको कि जब भी ग्रेविटी की बात आएगी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी फोर्स लगेगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और किसी भी चीज को ऊपर या नीचे लेकर जाना हो तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे की तरफ लेकर आ रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है, तो थीटा की वैल्यू कितना 180 डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना। और F एक्सटर्नल की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, mg के बराबर होती है, ये भी हमने बता दिया है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, h हो जाएगा और cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो वर्क डन हो जाएगा कितना -mg। जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो वर्क डन होगा नेगेटिव, और जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में हो वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो ये हो गया दूसरा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए देखो ग्रेविटी के नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो फोर्स हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा प्लस का mgh, इस बात का ध्यान रखना। तो अपवार्ड जब लेकर जा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन था वो पॉजिटिव, और ग्रेविटी की वजह से वर्क डन जो था वो नेगेटिव था। जब डाउनवार्ड लेकर आ रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव है, और ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो बस इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा टॉपिक इसके बाद पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम एस ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या केमिस्ट्री में ही कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको बताओ। और टेलीग्राम चैनल पे जिसका नंबर 6388714233 उस पे जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फोटोन एकेडमी के नाम से है। टिकटॉक पे भी जा करके फॉलो करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फोटोन एकेडमी का पेज है, उस पे हर रोज नए नए क्वेश्चन एमएनएस के आते हैं, उसको जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करो। समझ में आई बात बेटा? ओके।